हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु शर्मा और स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल द साइंस मित्रा यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, संभव बीज की आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं गति के समीकरण से रिलेटेड जितने भी 11 साल में पीवाईक्यूज आए हुए हैं उनके बारे में। पीवाईक्यूज में हम बात करेंगे पुराने क्वेश्चंस को लेकर, साथ ही साथ में उसमें बात करेंगे उनके सुपर कॉन्सेप्ट को लेकर, साथ ही साथ में बात करेंगे ट्रिक्स पर। संभव बेस सीरीज सेकेंड ग्रेड में फिजिक्स सब्जेक्ट को लेकर बनाई गई है। संभव बेच जिसका नाम है पूरा फिजिक्स का बूस्टर डोज। इसमें आपको मिलता है फिजिक्स के हर एक टॉपिक पर बेसिक से जीरो से हीरो वाला लेवल, ट्रिक्स मिलती है, साथ ही साथ में कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया जाता है ताकि आपकी अप्रोच ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो सके। फिजिक्स की वजह से आपका सिलेक्शन ना रुके। फिजिक्स यदि आपकी क्लियर है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए इस सीरीज का नाम संभव भेज है। इसमें हम 2008 से लेकर 2023 तक के पुराने ईयर्स के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बात करते हैं हमारे आज की क्लास में कुछ स्पेशल क्वेश्चंस पर। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु एक मीनार की छत से मुक्त रूप से गिरती है। देखो, एक एक चीज पे ध्यान देना है हमें, ना, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा भाई। मुक्त रूप से गिरती है। मुक्त रूप से गिरने का मतलब है ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गति कर रही है, ग्रेविटी के इफेक्ट में, उसमें मोशन कर रही है ना, इस पर ग्रेविटी काम कर रही है केवल। तथा इसकी गति के अंतिम सेकंड में कुल दूरी का 7/16 भाग यानी 7/16 पार्ट जो है वो ये भाग तय करती है। वस्तु द्वारा गति पूर्ण करने में लगा समय होगा। पहले मैं आपको इस मुक्त रूप से गति से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूँ। अब ये छत से गिरो, चाहे आसमान से गिरो, चाहे कहाँ से भी गिरो। देखिए भाई, जब आप किसी हाइट से, ये मैं ज़मीन का लेवल ले लेता हूँ, ठीक है, ये ज़मीन का लेवल है। जब आप किसी हाइट से, इस हाइट को मैं h बोल देता हूँ, ठीक है। जब किसी आप हाइट से, मैं पेन की थोड़ी सी साइज छोटी कर देता हूँ, ये लो, किसी हाइट h से किसी भी ऑब्जेक्ट को गिराते हो मुक्त रूप से, जैसे ये बॉल है आपकी, इसको आप नीचे गिरा रहे हो, तो इसका जो प्रारंभिक वेग है ना वो 0 माना जाता है। कितना माना जाता है? 0 माना जाता है। अब देखो, ये नीचे की ओर आएगी क्योंकि इसे धरती अपनी ओर खींचेगी, ग्रेविटी इसे नीचे की ओर खींचेगा, तो इसके ऊपर एक गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगेगा, जी लगेगा, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होती है। अच्छा, इसका डायरेक्शन नीचे की ओर होगा। किधर होगा? नीचे की ओर होगा। इसी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वजह से इसकी स्पीड चेंज होती जाएगी और स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे ही नीचे आएगा, इसकी जो वेग है, यानी इसका जो वेलोसिटी है, इसका जो वेग है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा और ज़मीन पर ये किसी एक निश्चित वेग से आके गिरेगी, जिस वेग का नाम देता हूँ मैं v। तो इसका अंतिम वेग कितना हो गया? v हो गया। प्रारंभिक वेग कितना हो गया? u हो गया। अब देखो ध्यान से, अब मुझे ये देखना है, जब ये ऊपर से नीचे आई, कितनी हाइट ट्रेवल किया इसने? h हाइट ट्रेवल कर ली ऊपर से नीचे तक, तो मैंने माना इसे टाइम लगा होगा कुछ t, ठीक है। तो मैं जानना चाहता हूँ इस h में, इस t में, इस v में, इस u में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ टाइम कितना लगेगा। तो देखो, मैं s वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। s वाला यानी गति का समीकरण जो है दूसरा, s बराबर है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यही क्यों किया? क्योंकि एक समीकरण होता है v बराबर u प्लस at और एक होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो, मुझे टाइम चाहिए, तो इस वाले जो इक्वेशन है इसमें टाइम है ही नहीं, टाइम नहीं है तो मैं इसे हटा देता हूँ। अच्छा, इसमें टाइम है तो इसमें फाइनल वेलोसिटी मुझे पता नहीं है। यहाँ पर के जो v है, लास्ट वाली वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग है, वो मुझे पता नहीं है, तो इसको भी मैं काम में नहीं लूंगा। ये वाला काम में ले सकता हूँ। तो h जो है, h यानी विस्थापन, यानी डिस्प्लेसमेंट बोल दो, कितनी दूरी तय करी है देख लो। तो ऊपर से, ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट तक आते आते इसने h ट्रेवल किया है। अच्छा, अब डायरेक्शन बड़े मायने रखते हैं यहाँ पर, तो आप ग्राफ के हिसाब से ले लीजिए। ग्राफ में वाई एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, तो मैं ऊपर वाले सभी चीज़ें पॉजिटिव लूंगा और नीचे डायरेक्शन की सभी चीज़ें नेगेटिव में लूंगा। अभी देखो, मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ भाई, तो h की वैल्यू मुझे नेगेटिव लेनी पड़ेगी, तो मैं नेगेटिव ले लेता हूँ।
प्रारंभिक वेग 0 है, टाइम t है, प्लस हाफ की जगह हाफ। अब एसिलेशन की बात करते हैं, त्वरण की बात करते हैं। देखो त्वरण जी की जो वैल्यू है ना भाई, जी की जो वैल्यू है वो 9.8 तो होती है, तो मैं जिसकी जगह जी रखूंगा ये भी कहाँ काम करी, नीचे की तरफ, तो ये वैल्यू भी काहे की आने वाली है, आपकी नेगेटिव आने वाली है। ठीक है, तो मैं जी की वैल्यू भी नेगेटिव रखूंगा, तो ए त्वरण की जगह रखूंगा माइनस का जी और साथ में रख दूंगा t²। तो ये बच गया h माइनस का, अच्छा ये तो 0 हो गया, यहाँ का पोर्शन तो पूरा 0 हो गया। ये देखो क्या बचा है, माइनस हाफ GT², माइनस से माइनस काट दिया। अच्छा देखो इस 2 को मैं इधर गुणा करूँ तो ये क्या बनेगा, 2h बनेगा, जी नीचे की साइड आ जाएगा तो जी आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा t²। अब देखिए मुझे तो t की वैल्यू चाहिए थी ना भाई, तो t बराबर, ध्यान से रहेगा ना, तो t बराबर मेरे पास बचेगा √2h/g। ये देखिए ये मेरे टाइम का फॉर्मूला निकल के आ गया। इससे मैं ये चेक कर सकता हूं कि जिस भी हाइट तक मुझे आना है, नीचे तक आना है, कितनी हाइट तक मुझे आना है ना, नीचे तक, उस हाइट पर आते आते मुझे कितना टाइम लगेगा, उस हाइट पर आते आते मुझे कितना टाइम लगेगा। पहली चीज तो आपको ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, आया कहाँ से मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब आपको इतना ज्यादा सोचना नहीं है, डीपली ध्यान नहीं देना है, तो आप फॉर्मूला याद करें। ठीक है, बड़े काम की चीज है। जब आप ऊपर से नीचे की साइड किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हो, फ्रीली मुक्त रूप से छोड़ते हो, केवल वो ग्रेविटी में गति करती है, तो एच हाइट पर आने में उसे इतना टाइम लगेगा। अच्छा उस हाइट पर जब वो आएगी तो उसका वेग कितना होगा, वो भी काफी मायने रखता है वेग। ठीक है, अभी वेग निकालते हैं, तो मैं इधर ही वेग निकालता हूँ, इसको मिटाकर, अपने पास जगह कम है इसलिए यहीं पर ही करते हैं। ठीक है, ये टाइम का फॉर्मूला आया। ठीक, अब वेग का फॉर्मूला निकालता हूँ मैं। देखो वेग का फॉर्मूला, अब मैं वो फॉर्मूला लूंगा जिसमें वी आता हो। अब चाहे आप v बराबर u प्लस AT ले लो, क्योंकि मेरे पास t निकल चुका है, इधर आ चुका है, v अपन ने निकाला है। या फिर आप एक फॉर्मूला ये भी ले सकते हो, v² बराबर u² प्लस 2as। मैं ये वाला यूज करूंगा, ये थोड़ा ज्यादा आसान रहता है, फटाफट हो जाएगा ना, इसलिए देखो, तो यहाँ लिख दिया v², प्रारंभिक वेग u² मेरा 0 है, 2 की जगह 2, अब a की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का g, त्वरण तो g है भाई, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण तो लेना है, और s यानी डिस्प्लेसमेंट, हाइट, दूरी, कुछ भी बोल दो, हाइट h है वो भी मुझे नेगेटिव में लेनी है, तो ये मैं माइनस का h ले लेता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखो अभी v² बराबर क्या बचा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बनेंगे, वैल्यू हो जाएगी 2gh, बच जाएगी गुणा होकर, तो v बराबर बच जाएगा √2gh। अब देखो भाई ये आपका वेग का फॉर्मूला आ गया। तो आपको मैंने 2 फॉर्मूले उठा के दे दिया, यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला मैंने निकाल दिया और वेग का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। क्लियर है, आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन, सवाल जो कह रहा है, तो मैं अब सवाल को इसी के सामने ही सॉल्व करता हूँ ताकि आपको थोड़ा पता रहे। ठीक है, चलिए तो रफ करने की चीज़ें मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए मैं फॉर्मूलों के बारे में बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये जो फॉर्मूला, अरे ये तो पूरा हटेगा, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, आपको जो फॉर्मूले दिखने वो दिख जाएंगे, अभी मैं एक साथ वापस लिख दूंगा इनको। मुझे तो केवल टाइम का फॉर्मूला चाहिए भी, तो फिर भी मैं दोनों फॉर्मूले आपको लिख के दे देता हूँ। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ रख देता हूँ और इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ये 2 फॉर्मूले मिल गए आपको। ठीक है, चलिए अब देखिए भाई आगे कहानी स्टार्ट करते हैं हमारी। एक मिनट, इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ वरना, ये लो। ठीक है, वेग और टाइम दोनों मिल गए। अब देखो अगला कह रहा है कि गति के अंतिम सेकंड में, आप सवाल पे ध्यान देना जो ये कहना चाह रहा है, गति के अंतिम सेकंड में कुल दूरी का इतना वाला भाग यानी 7/16 भाग तय करती है। अंतिम सेकंड में, अंतिम सेकंड यानी लास्ट के 1 सेकंड की बात चल रही भाई, लास्ट के 1 सेकंड में। अब मुझे पता नहीं कि पूरा टाइम कितना लिया है, तो मैं यहाँ पे एक वापस डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पर मेरी हाइट होगी 0। ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ पर एक डायरेक्शन बना देता हूँ, इस हाइट को मैं ले लेता हूँ h ले लूँ, ये लो h ले ली। अभी देखो माना इस पूरी हाइट तक आने में कितना टाइम लग रहा है, t टाइम लग रहा है, लेकिन अगले ने कहा 1 सेकंड, लास्ट के 1 सेकंड। हो सकता है लास्ट के 1 सेकंड से पहले वो यहीं तक पहुंची हो, यहां तक, तो यहां पर कितना टाइम लगेगा, पूरा टाइम में से 1 सेकंड में घटा देता हूं, तो मुझे टाइम लगेगा t-1। मैं इधर इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, दोबारा बना देता हूँ, ये लो। तो मैंने माना कि यहाँ पे इसे टाइम लगेगा, इसके लिए t-1 सेकेंड। ठीक है,
लास्ट का 1 सेकंड यहां पर काम आया हमारे, 1 सेकंड। इस 1 सेकंड में जो दूरी तय हुई है ना भाई, इस 1 सेकंड में ये हुई है 7/16 और पूरी हाइट का तो 7/16 इंटू एच, पूरी हाइट का 7/16 भाग हुआ है। अभी ध्यान से देखना भाई, मैं सबके लिए फॉर्मूला लगाऊंगा, सबके लिए, ठीक है। अभी यहां पे देखो, ये तो 7/16 है, फिर ये कितनी बच गई, इसको तो ध्यान देना पड़ेगा ना मैं, ये कितनी बच गई। अब देखो पूरी थी एच में से 7/16 चला गया नीचे का, एच में से नीचे का 7/16 एच चला गया, ये जो बच गया, जो ये इतना, ठीक है। तो कितना बच गया, ये बच गया 9/16 एच, एच 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 एच, ये लो, ये बच गया, ये 9/16 हो गया। अब मैं टाइम के फॉर्मूले को 2 बार लगाऊंगा, यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट से, देखो यहाँ से ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से एक बार मुझे यहाँ पे आना है, एक बार मुझे स्टार्टिंग पॉइंट से पूरा नीचे तक आना है। तो जब मैं, ध्यान से देखना, टाइम वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, है ना, ये वाला, ये रहा। जब मैं टाइम के हिसाब से चलना है ना, जब मेरा टाइम टी होता है, पूरा टाइम, पूरा यानी लास्ट तक, एंड तक की बात चली, एंड तक, तो मैं कितनी हाइट आता हूँ भाई, टाइम का फॉर्मूला तब मेरा हो जाता है 2h/g, ये मेरा फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ हाइट के हिसाब से, है ना। तो इधर से जैसे अंडर रूट हटेगा, इधर आ जाएगा t², इधर हो जाएगा 2h/g, h की वैल्यू हो जाएगी gt²/2, ये हाइट हो गई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब मैं पूरे टाइम की बात कर रहा हूँ, पूरे टाइम की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, जब मैं पूरे टाइम की बात कर रहा हूँ ना, टी टाइम में पूरा नीचे तक आ रहा हूँ, पूरा नीचे तक यहाँ तक आ रहा हूँ मैं, है ना। तो टी टाइम में मेरी हाइट एच रहती है भाई, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ध्यान से, ये देखो ऐसे, एच टाइम में पूरी हाइट के लिए फॉर्मूला क्या लिखूंगा, gt²/2, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ इसका, ठीक है। अभी देखो एक चीज, यदि मैं ऊपर वाली की बात करूँ, केवल इतनी सी बात करूँ, तो मेरी हाइट कितनी है, केवल 9/16h। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा 9/16h। अच्छा, ये जो हाइट ट्रेवल हो रही है, ये कितने टाइम में हो रही है, इसका टाइम जो कितना है, 1 सेकंड कम करना पड़ेगा ना भाई, नीचे वाला ये 1 सेकंड का जो इसने दे रखा है, 1 सेकंड का मैटर कम करना पड़ेगा, तो ये बच गए t-1 टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पर जी की जगह जी लिखो, और टाइम की जगह आपको लिखना है t-1 का स्क्वायर/2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 9/16, ये जो h है, ये भी तो h है, इस h का मान ये होता है, ये उठा के रख दो यहाँ पे, gt²/2, यहाँ पे क्या बचा, g/2 t-1 का होल स्क्वायर। अब देखो g/2 से g/2 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 9/16 t², यहाँ बचा t-1 का होल स्क्वायर। अच्छा, जैसे स्क्वायर उठाओगे तो इस साइड अंडर रूट लगेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 9/16 t² का अंडर रूट, इधर बच गया t-1। अब देखो 9 का अंडर रूट 3, 16 का 4, यहाँ पे बच गया t, इधर बच गया t-1। इस एक को भी मैं इधर ले आऊँ क्या, सही समझ में आ जाएगा आपको मेरे हिसाब से। और इस टिक को, इस वाले इसको इधर ले आता हूँ, तो इधर तो आ गया 1, इधर बचा t, और ये जो 3/4t है, इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो ये हो गया माइनस का 3/4t, ये एक तो इधर आके प्लस का हो गया। अच्छा, एक टी में से 3/4t जाता है तो 1/4t बचता है, एक टी में से 3/4t जा रहा है तो 1/4t बच रहा, तो t बराबर कितना हुआ, एलसीएम लेके निकाल सकते हो यार आप। तो 4 को इधर गुणा कर देता हूँ, तो ये बन गया 4, और t की वैल्यू हो गई 4 सेकेंड। अब थोड़ी सी मेहनत आपको तेज करनी पड़ेगी, तो पूरा टाइम कितना लगा, 4 सेकेंड। अब हमारे ऑप्शन पे बात करते, देखो हमारे पास ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें अपन ने पूरे फॉर्मूले पढ़े, अच्छे से समझ गए आप, पहले टाइम का फॉर्मूला, फिर वेग का फॉर्मूला, और टाइम के फॉर्मूले से मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट ध्यान दो भाई, तब आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करें अब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक पत्थर h ऊंचाई से गिराया जाता है, यह जमीन पर एक निश्चित संवेग p से टकराता है। मैं पहले संवेग के बारे में आपको थोड़ी बहुत बातें बता देता हूँ। संवेग जो होता है ना भाई, संवेग, इसको मोमेंटम बोलते हैं, मोमेंटम। इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग, यानी मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो p से लिखते हैं इसको, और फॉर्मूला आ जाता है mv। ये संवेग का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो,
आपने एच ऊंचाई से गिराया अभी अभी वही तो बात चल रही थी अपन ने जो कहा था, जब एच ऊंचाई से आप गिराते हो किसी चीज़ को, ये गिरा दिया आपने एच ऊंचाई से, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको सही बना देता हूँ, ये लो, आपने यहाँ से एच ऊंचाई से गिरा दिया, तो जब आप गिराए होंगे तो आपका पहला वे कितना रहा होगा, 0 रहा होगा, एच ऊंचाई पर गिरा दिया, ये लो, ये आपका कोई पॉइंट होगा, यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट गिरेगा, यहाँ जब भी ऑब्जेक्ट गिरेगा उसका वेग v होगा और उस वेग का फॉर्मूला होगा √2gh, √2gh, तो हाइट को मैं कैपिटल एस ले लेता हूँ, ठीक है, समझ में आया आपकी बात, क्लियर है, ठीक है। अब मोमेंट कितना होगा, मोमेंटम, तो p बराबर, पहले केस में p बराबर पहले लेता हूँ, मोमेंटम होगा m और वेग कितना आपका √2gh, तो ये आपका मोमेंटम हो गया। संवेग कितना आएगा कि जब नीचे गिरेगी वस्तु तो इतना संवेग आएगा। अब देखो, यदि इसी पत्थर को 2h ऊंचाई में गिराया जाए, मतलब मान लो मैं यहाँ गिराना चाहता हूँ इसे और नीचे ले आया, अब की बार ऊंचाई कितनी हो गई, यहाँ से 2h हो गई। अच्छा वेग कितना होगा अब की बार, वेग v, मैं v डैश ले लेता हूँ, v डैश, अभी √2g, यहाँ पे हाइट h है ना, अभी हाइट कितनी हो गई टोटल, यहाँ से यहाँ तक h, फिर यहाँ से यहाँ तक h, टोटल हो गई 2h, तो मैं हाइट में 2h लिखूंगा, ठीक है। तो अभी देखो वेग का फॉर्मूला, यहाँ पे वेग कितना आ जाएगा, ये 2 मिलके 4 हो जाएंगे, √4gh। अब संवेग कितना होगा, v2 बराबर m, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी, पहले v जो था √2gh था, अभी कितना है 4gh है भाई, तो मैं यहाँ पे रुकूंगा 4gh, √4gh। अब मैं 4 का जो भी मतलब निकालना है वर्गमूल या कुछ भी करूँ वो बात की बात है। तो जमीन से टकराते समय संवेग हो जाएगा। अब मुझे ये देखना है संवेग कितना हो जाएगा, तो मैं P2 को चेक करता हूँ पहले, P2 बराबर द्रव्यमान तो वही रहेगा। अच्छा देखो, इस 4 के मैं टुकड़े कैसे कर लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ √2 गुना √2gh, √2 गुना √2gh लिख सकता हूँ, ये 2 और ये 2 मिलके 4 बनाएंगे, टुकड़े कर दिए मैंने अलग अलग, रूट की संख्या रूट से गुना हो जाएगी और ये 2 इससे 2 से गुना होकर फिर वापस 4 बना देंगे, ठीक है। अब देखो, तो m गुना √2gh को मैं पहले लिख देता हूँ और √2 को बाद में लिख देता हूँ। अभी आप ध्यान से देखो, ये जो संख्या है ये वाली, यही तो हमारा P1 है, ये तो हमारा P1 है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा P2 बराबर, इसकी जगह मैं P1 लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ √2। तो संवेग कितना हो गया आपका, पहले वाले संवेग का √2 टाइम्स √2 गुना हो गया, √2 का मान होता है 1.414 बस, और यहाँ पे मैंने P1 लिख दिया, तो P1 का 1.414 मतलब ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो गया भाई। कितना गुना हो गया, 1.5 गुना हो गया, समझ में आया, ठीक है। चलिए देखो, कॉन्सेप्ट जो है ना वो बड़े काम की चीज़ है, इसलिए ये फॉर्मूले याद रखो भाई, बड़े काम की चीज़ है। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फटाफट आप कर पाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। आज मैंने पेजों में काफ़ी गैप छोड़ा हुआ है ताकि काफ़ी कुछ मैं लिख सकूं। देखो नेक्स्ट सवाल है, यदि कण का वेग, अब देखो किसी कण का वेग जो है ना हमें इक्वेशन के रूप में दे रखा है, ठीक है। तो मुझे भाई वेग दे रखा है, ठीक है, ए बी ओ नियतांक है, तो 1 से 2 सेकंड में मध्य तय की गई दूरी निकालो। अभी मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखो आपने ये पढ़ा होगा, वेग बराबर, देखो आपने ये पढ़ा होगा, मैं दोबारा बात करता हूँ कि जो v बराबर होता है ना भाई, वो होता है dx बटा dt, ठीक है। इसका मतलब हुआ x का अवकलन कर दो तो वेग निकल के आता है, लेकिन मुझे तो दूरी चाहिए, तो एक काम करते हैं, इस dt को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरे पास ये बन जाएगा dx बराबर v dt। आ गई होगी मेरी बात समझ लो आपको। अच्छा अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दूँ, तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे पास x इंटीग्रेशन v dt, ये मेरे पास फॉर्मूले आ गए भाई। अच्छा सर ये फॉर्मूले यूज़ कब करने हैं, हम x का जो अब तक का जो फॉर्मूला है वो भी तो यूज़ कर सकते हैं ना। x को दूरी माना है तो s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर आपका जो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये भी तो यूज़ कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन इनको करने का एक तरीका होता है, एक फिक्स मैनर होता है कि इनको यूज़ कब करना है। देखो ये जो फॉर्मूले है ना भाई, ये दो फॉर्मूले, ये आपको तब यूज़ करना है जब आपका एसिलरेशन यानी त्वरण आपका कांस्टेंट हो। यदि एक कांस्टेंट नहीं है तो आप ये फॉर्मूले यूज़ नहीं कर सकते भाई, तब आपको ये समाकलन अवकलन के फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर देखो वेग,
टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा भाई, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा। और यहाँ पर इक्वेशन के रूप में दे रखा, तो मैं ये वाले फॉर्मूले यूज़ कर ही नहीं सकता किसी भी हाल में, ये वाले तो मुझे इन्हें हटाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे यूज़ करना पड़ेगा ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले, ये वाले। करें स्टार्ट। तो देखो x बराबर v का अगला मान दे रखा है मुझे, अगले ने कितना दे रखा है 80 प्लस BT²। और यहाँ पे मैं dt लिख देता हूँ। अच्छा टाइम कहाँ से कहाँ तक बदल रहा है, 1 सेकंड से 2 सेकंड तक। प्रारंभिक मान 1 सेकंड है तो नीचे लिख दो, अंतिम मान 2 सेकंड ऊपर लिख दो। अभी ध्यान से देखना, एकदम आसान है सवाल करने में। ठीक है, देखो ध्यान से। अब देखो 1 से 2 तक इंटीग्रेशन, पहले 80 का करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 80 dt, फिर BT² का करना है। अलग अलग करके दिखा रहा हूँ मैं 1 से 2 तक। मैथ वाले तो फटाफट कर लेते हैं। अब देखो इसमें एक कांस्टेंट है, t का t के साथ ही होता है इंटीग्रेशन, x का x के साथ ही होता है, ये ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे a को बाहर ले लेता हूँ 1 से 2 तक, यहाँ बचेगा t dt। यहाँ पर b कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेता हूँ 1 से 2 तक, t² dt x बराबर। अब देखो a, अब देखो t की घात कितनी है, 1 है ना। अब देखो 1 है तो इस पे घात का रूल ये कहता है कि जब आपके पास x की पावर n हो और इसका समाकलन आपको करना हो तो जितनी घात है n घात उसमें 1 जोड़ दो और नीचे भी इतनी ही लिख दो। ठीक है, ये तरीका है बस, और कुछ नहीं। तो t के ऊपर घात कितनी है करना, देखो तो t के ऊपर 1 और जोड़ो कितनी हो जाएगी 2, और नीचे भी कितनी हो जाएगी 2। समझ में आया। और यहाँ पर 1 से 2 तक लिख देता हूँ, देखते जाओ आप आराम से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी वही नियम है, t की पावर 2 है अब की बार, तो 2 पावर है तो 1 और जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी 3, और नीचे भी कितनी आ जाएगी 3। कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। समझ में आया आपको। चलिए थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए x बराबर a, अब देखो आपको 2 बार लिखना है भाई इस t² को, t² माइनस t², और ये बटेगा 2 है, उसको ऐसे कैसे रख दो 1 से 2 तक। अभी आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बस मैं आपको खोल के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। जिसका इंटीग्रेशन किया है t3 का किया था ना, तो इसको 2 बार लिखो ऐसे 1 से 2 तक। अब एक बार इस t की जगह ऊपर की लिमिट लगानी है, एक बार नीचे की लिमिट लगानी है, तो मैंने ऐसे कैसे उतारा x बराबर a, इस t² की जगह ध्यान से देखना, इस t² की जगह इसकी जगह पहले ऊपर की लिमिट 2 लिख दो, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस t² की जगह नीचे की लिमिट लिख दो, 1 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 2, प्लस b की जगह b। यहाँ देखो इस t³ की जगह ये ऊपर 2 लिखना है, ऊपर वाली लिमिट 2 क्यूब, और इस t³ की जगह 1 लिखना है तो 1 क्यूब, और नीचे लिखेंगे 3। तो x बराबर a, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 का स्क्वायर है बटे में नीचे 2 है तो मैं 2 लिख देता हूँ, b का b। अच्छा 2 का क्यूब कितना होता है भाई 8 होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, नीचे 3 तो 3। x बराबर 4 में से 1 गया तो 3 बचा, तो 3/2 a तो यहाँ पर आएगा, 8 में से 1 गया तो 7 बचा, तो 7/3 b यहाँ पर आएगा। बस ये मेरा आंसर हो जाएगा, 3/2 a 7/3 b। अब देखो 3/2 a 7/3 b, मेरे को ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा पहले से। ठीक है, ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया होगा आपको, क्लियर है। बस इस तरह से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको हमारी क्लास समझ में आ रही है, मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो, साथ ही साथ आपको ट्रिक या कॉन्सेप्ट जिन पे भी हम डिस्कस कर रहे हो आपके दिमाग में बैठ रहा है, अच्छा लग रहा है आपको, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करना ज़रूर याद रखिए। अच्छा एक और बात, यदि आपको लगता है कि मुझे किसी कॉन्सेप्ट पर कुछ प्रॉब्लम है, सर इस कॉन्सेप्ट पर कुछ वीडियो बना के दो, या सर इस चैप्टर पर कोई वीडियो बना के दो, PYQs बाद में करें, या फिर उस चैप्टर्स के बारे में पहले डिटेल वीडियो होना चाहिए, तो मैं आपको एक अच्छा वीडियो बना के दूंगा, पूरा बेसिक से जीरो से हीरो वाले लेवल तक दूंगा, और हर कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, लेकिन आप कमेंट करिए, हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। चलिए देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि एक डार्ट x की ओर क्षैतिज वेग 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है। अच्छा इधर फेंका गया है देखो, तो इसका x दिशा में वेग कितना है, प्रारंभिक वेग, सॉरी गलत लिख दिया मैंने भाई, x दिशा में तो वेग है ही ना यार, तभी तो फेंका गया इसे। x दिशा में वेग अगले ने 20 दे रखा है, तो x दिशा में वेग है 20 मीटर पर सेकंड, बट ये पहले आगे की साइड फेंका गया है। जब ये आगे की साइड फेंका गया तो इस पॉइंट पर नीचे की तरफ कोई वेग ही नहीं है, तो y दिशा का प्रारंभिक वेग मैंने मान लिया 0। ठीक है, अभी देखो, अभी आगे की साइड में y को
0.1 सेकंड पश्चात टकराता है, यानी इसका पाथ देखो, ये सीधे जाने के बजाय ऐसे आ रहा है। एक्स और वाई के बीच की मैंने डिस्टेंस मान ली कुछ h, और ये वाई पे आके टकराता है और टाइम उसे लग रहा है 0.1 सेकेंड, ऑलमोस्ट इतना लग रहा है भाई। ठीक है, तो दूरी एक्स वाई पूछिए, एक्स और वाई के बीच की, इसको मैंने h माना है। अब ध्यान से देखना भाई, हमें एक बात तो समझ में आई कि आगे की साइड में कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 है। बट ये नीचे की ओर आ रहा, इसे कोई नीचे खींच रहा, और नीचे खींचने वाले के लिए इसे चाहिए ग्रेविटी, तो इसका मतलब यहाँ जरूर ग्रेविटी लग रही होगी। ग्रेविटी लग रही है तो जी नीचे की तरफ लग रहा, तो जो वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है तो आना है वो जी है, और नीचे वाले एक्सीलरेशन को माइनस का जी लिखना है। अभी मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, अभी देखो मुझे एच चाहिए, और ये कौन सी दिशा में है, वाई दिशा में है, तो वाई दिशा में विस्थापन चाहिए। एक्स दिशा में तो पूछा ही नहीं इसने, तो फॉर्मूला केवल वाई दिशा का ही लगाना है भाई। अच्छा, टाइम दोनों में कॉमन होता है, जितने टाइम में ये आगे पहुंचा है, ध्यान से देखना, जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है उतने टाइम में ये यहाँ से नीचे भी तो आ रहा है, यानी यहाँ 2 गति हो रही, ये नीचे भी आ रहा और आगे भी जा रहा। ठीक है, तो टाइम सेम रहेगा, टाइम की वैल्यू वो रहेगी 0.1 सेकेंड। अब फॉर्मूला में क्या लगाना है, देखो एच चाहिए ना, तो एस वाला लगा देंगे, एस वाई बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, वाई डायरेक्शन का ही लेना है केवल, है ना, तो इसको मैं एच लिख देता हूँ, एच बराबर प्रारंभिक वेग, वाई डायरेक्शन का प्रारंभिक वेग कितना है 0, टाइम की जगह टी लिख देता हूँ, हाफ। अच्छा, ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का जी, जो मैंने आपको बताया था कि वाई डायरेक्शन का ए जो होता है वो माइनस का जी होगा, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टी स्क्वायर। भाई ये तो 0 हो गया। अब एच की बात भी मैं साइन के साथ कर लेता हूँ। एच जो है मैं नीचे की साइड एक्स से वाई की ओर आ रहा हूँ, तो नीचे की ओर आ रहा हूँ, तो एच भी क्या कर लूँगा मैं, माइनस कर लूँगा। यहाँ पे मैं माइनस लगा रहा हूँ, देखो यहाँ पे लगा चुका हूँ, ये लगा चुका हूँ, यहाँ पे मैं एच माइनस का ले रहा हूँ, तो माइनस का एच बराबर हाफ इंटू माइनस का जी इंटू टी स्क्वायर। माइनस से माइनस उड़ा दिया, आपके पास में क्या क्या बचा भाई, एच बराबर हाफ जी और टी स्क्वायर। अच्छा, अगले ने देखो क्या कहा है, एच बराबर हाफ की जगह हाफ लिखो, जी की वैल्यू अगले ने 10 दे रखी है मेरे को, 9.8 की जगह तो मैं 10 लूँगा, और टी स्क्वायर टाइम के बारे में बात करूँ तो इसने कितना टाइम दे रखा है, देखो भाई 0.1 सेकेंड, तो मैं 0.1 सेकेंड लूँगा, स्क्वायर ले लिया। एच बराबर हो गया हाफ 10 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.1 इंटू 0.1, इसको इसे काट दिया तो 5 हो गया, 5 को 0.1 से गुणा करेंगे तो 0.5 हो गया, 0.5 को 0.1 से गुणा करेंगे तो 0.05 हो गया, तो 0.05 मीटर। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊँ, फिजिक्स केवल यहीं तक लगेगी, ये फिजिक्स का पार्ट है, ये फिजिक्स का पार्ट है। इसके बाद सिंपल जनरल मैथ्स आ गई, बस कैलकुलेशन करो, आंसर निकालो। आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में कि कहाँ किस टाइप के कॉन्सेप्ट लगेंगे। यहाँ देखो एक साथ 2 डायरेक्शन में गति हो रही, ये 2D मोशन में आता है, और 2D मोशन में मेरी मानो ना, तो आप वेक्टर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, आप वेक्टर में ले लो, क्योंकि वहाँ डायरेक्शन एक साथ चलता है। वेक्टर की खोज इसीलिए हुई थी भाई, क्योंकि वहाँ पर एक साथ 2 डायरेक्शन में मोशन की जा सकती है। आई और जे, जैसे आई प्लस जे लिख दिया, इसका मतलब है एक्स और वाई एक साथ लिखा जा रहा है, एक्स और वाई की डायरेक्शन में मोशन एक साथ लिखी जा रही है, दोनों दिशाओं की जो वेग है, गति है, जो भी है, उसको एक साथ डिस्क्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक्स डायरेक्शन का पहले एक साथ पूरा सिस्टम लिख लीजिए जो भी आपको दे रखा है, वाई डायरेक्शन का अलग लिख दीजिए, और इन दोनों में जो कॉमन चीज़ है ना वो टाइम है। एक्स वाले से आप टाइम निकाल दीजिए और वाई वाले की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, या वाई वाले से आप टाइम निकाल लीजिए और एक्स वाले की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। बस सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको मेरी बात समझ में आई? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ही पूरे हो गए। तो दोस्तों आज यही क्वेश्चन थे, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, 27 मिनट के आसपास का वीडियो जा रहा है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी चैप्टर के और बच्चे कुछ क्वेश्चंस ले आएंगे। अभी तक 2019 तक ही है, अभी तक लगभग मेरे हिसाब से 2 या 3 वीडियोज़ और मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, 4-4, 5-5 क्वेश्चन उसमें रहेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट पर हम पूरा डिस्कस कर सकें। मैं एक साथ 10 क्वेश्चन का या 8 क्वेश्चन का वीडियो बना सकता था, बट वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए छोटा रखने के चक्कर में मैंने 4-4, 5-5 क्वेश्चन की एक सीरीज़ बनाई। बट फिर भी ये ना चाहते हुए भी 28-29 मिनट का चला गया। अब यदि मैं टाइम कम करता हूँ, कम टाइम में वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, तो कॉन्सेप्ट अधूरे रह जाते हैं, उसके लिए मेरा मन नहीं मांगता है। और मेरा मन कहता है कि जितना हो सके ना उतना मैं आपको समझा सकूँ, उतना सिखा सकूँ, तो थोड़ा टाइम बढ़ जाता है। तो यदि आप थोड़े बहुत भी बोर हो रहे हो, उसके लिए समझ चाहता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि जैसे नया वीडियो आए आपको लेटेस्ट अपडेट मिले। वीडियो अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आपके पास काफ़ी कम समय है, इसलिए जिस भी टॉपिक पर आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लास चाहिए मैं आपको एकदम बेसिक से क्लास दूंगा। ऐसा नहीं कि ऊपर हाई लेवल की बातें करूंगा या मोटी मोटी बात बताकर आपको, जैसे ऑनलाइन क्लासेस में कई जगह होता है कि केवल मोटी मोटी बात बता दी जाती है लास्ट टाइम पर, या कई ऑफलाइन क्लासेस में ऐसा होता है, और या फिर कहीं पे बेसिक वाली बातें की नहीं जाती जहाँ पे बच्चे के साथ बहुत समस्या आने लग जाती है। मैं आपका दोस्त विष्णु शर्मा ये आपसे कहता हूँ कि आपको जो भी कमेंट करेंगे, जिस भी वीडियो पे आपको डाउट है, टॉपिक जो आपको नहीं आता, जिस भी वीडियो के बारे में आप बोलेंगे, मैं उस वीडियो पे आपको एकदम जीरो से, बेसिक लेवल से, जीरो वाले लेवल से हीरो वाले लेवल तक, मतलब हाई लेवल तक पूरे प्योर कंटेंट के साथ वीडियो बना के दूंगा। तो आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।